Hello everyone, welcome in second part of प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीन इंटरेक्शन? जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं उनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो टाइप का जीन इंटरेक्शन है। एक तो अगर एक ही क्रोमोसोम के भीतर मीन्स एक ही जीन के दो अलील के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्राजेनिक। वहीं पे अगर दो जीन्स के बीच में होता है तो बोलते हैं हम इंटरजेनिक। मीन्स देखो, इंट्राजेनिक रिलेशन बिटवीन अलील्स ऑफ अ जीन, एक ही जीन के दो अलील है उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। वहीं पे देर इज नो रिलेशन बिटवीन द जीन्स। फॉलो लो, देखो इसमें देखो कंप्लीट डोमिनेंस। अब जैसे हमें टी और टी पढ़ा था, ये क्या है? ये दो अलील है एक जीन का। जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा तो हम उसको बोलेंगे इंट्राजेनिक। अगर ये है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस भी दिखा सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा सकता है, को डोमिनेंस भी दिखा सकता है। हम तीनों पढ़ के आए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरजेनिक की, इंटरजेनिक मीन्स दो जीन के बीच में, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये दिखाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री जीन भी हो सकते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन होंगे, क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, उसमें जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों जीन के बीच में रिलेशन हो गया। जब वो सेग्रीगेट होंगे तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नहीं होंगे, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज़ नहीं होगा। अब अगली बात है क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जो ये देखा हमने, क्वांटिटेटिव एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका मीनिंग क्या है? व्हेन वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, जब एक करेक्टर को 3 या उससे ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का इंटेलिजेंट, कर्नल का कलर ऑफ व्हीट एंड मिल्क आउटपुट इन द कैटल्स। आपने देखा होगा जो ह्यूमन की हाइट है वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लंबे हैं तो छोटे हैं, नहीं। जो ह्यूमन की हाइट है, ह्यूमन लंबे भी है, छोटे भी है, बीच के कद के भी है। तो ये क्या है? इसमें अलग अलग जीन है जो हाइट कंट्रोल करते हैं, उनमें से जो उनका कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आता है। वहीं पे अगर हम बात करें ह्यूमन की इंटेलिजेंट, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंट है वो जो है वो सबकी बराबर नहीं है। कोई कम होशियार है, किसी का जो IQ लेवल ज़्यादा हो, कम, किसी का कुछ नहीं है। वहीं पे मिल्क आउटपुट और वहीं पे स्किन कलर। जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो सारे के सारे वाइट नहीं है, सारे सारे गोरे नहीं है, सब के सब ब्लैक नहीं है, बीच के कलर भी उसमें आते हैं। तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन के स्किन के कलर की, जो ह्यूमन का स्किन का कलर है वो कंट्रोल किया जाता है बाय 3 जीन्स। 3 जीन उसे कंट्रोल करते हैं। आपको पता है जितना मेलानिन कम जो हमारा हार्मोन है उसका प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से हमारा स्किन का कलर आता है। तो हमारे पास 7 फिनोटाइप है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, ऐसे ही। और सी के लिए कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो हमारे पास 3 जीन है। हर जीन के हमने जो कॉम्बिनेशन बना लिया कि हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। जैसे हम पहला बात करते हैं 7 की। 7 फिनोटाइप जो है यहाँ पे पॉसिबल होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जो है 3 है वो डोमिनेंट टाइप मीन्स यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डोमिनेंट मीन्स हमारे पास अगर 7 में से जो है 6 जो है वो डोमिनेंट आए, तो अगर सारे के सारे डोमिनेंट आएंगे तो बनेगा निग्रो मीन्स बिल्कुल ब्लैक। वहीं पे अगर हमारे पास 5 आएंगे तो बनेगा वेरी डार्क। 4 में डार्क, 3 में इंटरमीडिएट, 2 में लाइट, 1 में वेरी लाइट। अगर एक भी डोमिनेंट नहीं आएगा, 0 डोमिनेंट आए तो बनेगा एल्बिनोस। बिल्कुल जो वाइट होते हैं ना सन जैसे, उन बच्चों को हम बोलते हैं एल्बिनोस। तो यहाँ पर हमें बन गया नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर हमारे पास 6 नंबर आएंगे डोमिनेंट अलील के, क्यों? क्योंकि जो है क्या था, 3 जीन जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। अगर 3 जीन कंट्रोल कर रहे थे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 अलील्स आते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर 6 के 6 हमारे पास डोमिनेंट आएंगे
तो ऐसा केस जो है सिर्फ एक बनता है 64 में से। 5 के लिए 6 बनते हैं, 4 के लिए 15 बनते हैं, 3 के लिए 20, 2 के लिए 15 और फिर 1 के लिए 6 और 0 के लिए 1। दोबारा से रिपीट होगा, 1 6 15 20 15 6 1, 1 6 15 20 15 6, 1 6 15 20 15 6 1। देखो जो इंटरमीडिएट कलर है वो सबसे ज़्यादा है, और उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो जो ग्राफ है वो बेल शेप्ड ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है। अब जो है हमारे पास अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बता दें, जैसे हमारे पास अगर ह्यूमन की बात करें तो जो है 3 टाइप के जीन थी, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ जीन्स इन ह्यूमन के केस में। अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल क्या होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n+1, यानी कि 3 6 + 7। तो हमारे पास जो है 7 टाइप के फिनोटाइप हमारे पास पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट जो है वह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है उसका जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं उनके रिलेशन में साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी है। मैंडेल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865। हम जानते हैं जो मैंडेल है उसने जो अपना काम है वो 1865 में पब्लिश किया था। वर्क अनरिकॉग्नाइज 16 ईयर्स आफ्टर इज डेथ। 1884 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु तक के 16 साल बाद तक किसी ने उसके काम को कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई भी उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके बाद उसके काम को 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग देश में 1900 में उसके काम को डिस्कवर किया। तो मेंडल ने कहा था ईच करेक्टर गवर्न बाय अ फैक्टर। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे अंदर करेक्टर हैं वो सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर और व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। लेकिन इसने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि जिसकी ये फैक्टर की बात कर रहा है आखिरकार वो फैक्टर है क्या और वो किससे मिलकर बने हुए हैं। बाय 1900 एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। 1900 में जो है माइक्रोस्कोपी के अंदर जब एडवांसमेंट आई तो साइंटिस्ट वर एबल टू स्टडी सेल डिवीजन। साइंटिस्ट जो है सेल डिवीजन देखने के लिए योग्य थे। तो उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो डुप्लीकेट हो रहा है और सेल जब डिवाइड कर रही है तो उससे पहले वो आधा आधा दोनों सेलों में जा चुका है। तो उसने उसका नाम रखा क्रोमोसोम। तो मैंने आपको क्या बताया, जो साइंटिस्ट थे हमारे मेंडल उन्होंने 1865 में अपने काम को पब्लिश किया, लेकिन उसकी मृत्यु हुई 1884 में। 1884 में उसके मरने के बाद भी उसके काम को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट ने उसके काम को जो है थोड़ा बेनिफिट दोनों थोड़ा उसको महत्व दिया। और जब उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें एडवांसमेंट आ चुकी थी, तो जो हम न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ सकते थे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो हर सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट होता है, और जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो वो डुप्लीकेट हुआ सब्सटेंस दोनों ही सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हमने बोला क्रोमोसोम, जो कि कलर बॉडी है। बाय 1920 क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस वॉज सीन। 1920 तक जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो भी देखी जा चुकी थी। वोल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी 1902 एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो 1902 में जो वोल्टर सटन है और थियोडोर बोवेरी है, इसका नाम हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी, उसने एक्सप्लेन कर दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और जो क्रोमोसोम है वो किस प्रकार से मूव करते हैं, वो वोल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने एक्सप्लेन कर दिया था। Observed parallelism between behavior of chromosomes and Mendelian factor। जो सटन बोवेरी थे और थियोडोर जो वोटर सटन थे और मतलब जो वो बोवेरी एंड सटन थे, उसने देखा कि जो बात हमारे जो साइंटिस्ट थे मेंडल वो कर रहे थे अबाउट दी सम फैक्टर, और जो हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ ना कुछ समानताएं है। कैसे? दोनों के दोनों पेयर में रहते हैं। हमारे मेंडल ने कहा था कि जो उसके फैक्टर्स हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, तो जो क्रोमोसोम है वो भी पेयर में पाए जाते हैं। ईच गैमेट रिसीव, उसने कहा था 2 फैक्टर जो है पेयर में है, जब गैमेट बनते हैं तो दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर आता है,
वही क्रोमोसोम की बात हुई, क्रोमोसोम जोड़े में, लेकिन जब डिवाइड करता है तो हाफ हाफ जाते हैं। फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं और दोनों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करते हैं। अब ये तो बात जो है सटन और बोवेरी ने 1902 में कह दी। अब जो है क्रोमोसोमल थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलोंजेस्ट्रामिस फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम किया। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर उन्होंने काम किया। जो हमारा फ्रूट फ्लाई था, ये जो है एक ऐसी हमारी एक मक्खी है जिसमें मेल और फीमेल में हम डिस्टिंग्विश कर सकती है, सेक्सुअल मोर्फोलॉजिकल उनके अंदर चेंज देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 2n=46 है, हमारे पास 46 टोटल क्रोमोसोम है जो 23 जोड़ों में बटे हुए हैं। तो जो हमारा 23 है हैप्लॉइड जो सेट है हमारा, वो होता है हमारा लिंकेज ग्रुप। जैसे पी है, पी होता है 2n=14, तो इसका जो लिंकेज ग्रुप है, इसका जो हैप्लॉइड सेट है वो 7 है। वहीं पे जो मेज है वो होता है 2n=20, तो जो इसका लिंकेज ग्रुप है वो 10 है। ह्यूमन का जो है वो, अगर हम मेल की बात करें तो 24 है, अगर हम फीमेल की बात करें तो 23 है। हाउ इट डिफर, वो इस प्रकार से डिफर होता है। देखो, ह्यूमन में जो मेल है उसमें क्या होता है, उसमें होता है 23 + XY, इसमें होता है 23 + XX। इसमें जो है वो Y क्रोमोसोम अलग से हमें देखने को मिलता है, इसलिए 23 तो ये, और एक यहाँ पे हम X को ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों XX है तो इनको ऐड नहीं किया जाता। तो 23 + X, 23 23 22 + XY और 22 + XX, 22 23 24 22 23 दोनों सेम है। ड्रोसोफिला जो है वो 2n=8 होता है, इसलिए उसमें 4 और बैक्टीरिया में 1 है। ये तो बात होगी लिंकेज ग्रुप की। अब हम बात करते हैं लिंकेज क्या होता है। लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या? लिंकेज, लिंक मतलब एक दूसरे से उसकी बात हो रही है, वो लिंक है उससे, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, वो एक जीन दूसरे जीन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वो है हमारा लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जो सेम क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स की, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। जो टर्म लिंकेज है वो दिया, लिंकेज या फिर रिकॉम्बिनेंस, वो दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन ऑन अ क्रोमोसोम, तो डिस्टेंस है 2 जीन क्रोमोसोम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के। इसका मतलब क्या? मान लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक जो है जीन यहाँ पे है, एक जो जीन है यहाँ पे, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। इतनी अच्छे से क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इतनी अच्छे से चांसेस है कि ये दोनों जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट करें। इससे ही स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज है वो कम है, कि इन दोनों के बीच में लिंक कम है। जैसे जो लिंकेज है वो हमारे पास 3 टाइप का है। लिंकेज के बेसिस पे जो जीन है, जीन हैज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन का मीन्स क्या है? कुछ दो ऐसे जीन हैं जिनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी उनके बीच में पहचान नहीं है। जीन ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उन दोनों जीन्स के बीच में कोई भी जो है उनके बीच में समझौता या फिर कोई भी बातचीत नहीं होगी। 4 टाइप गैमेट इन इक्वल प्रोपोर्शनल। देखो इसका मतलब क्या है? जैसे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, हमने माना कि ये बीच में से ऐसे अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो जब गैमेट बनते हैं तो ये भी ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, जो और बनेंगे वो भी ऐसे बनेंगे, क्योंकि जो एक है, एक से 4 बनते हैं। हमने पढ़ा ना, एक सेल से 4 सेल बनती है इन मियोसिस, और चारों चर्च क्या आती है हमारी? हैप्लॉइड सेल होती है। सब किस्म के अंदर जो हमारा जो डीएनए है वो सेम होता है।
तो वहीं पे अगर हमारे पास दो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि अनलिंक्ड हैं, क्या है, अनलिंक्ड। मान लीजिए अनलिंक्ड का मतलब एक जो जीन हमारे पास ये है और जो दूसरा जीन है वो हमारे पास ये है। जब ये अलग अलग होंगे तो जो 4 गैमेट बनेंगे वो गैमेट हमेशा एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे, जो है 4 गैमेट जो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे। यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फॉलो हो रहा है, जो ए का अलग होना और बी के अलग होने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब है लाइटली लिंक्ड। लाइटली लिंक्ड का मतलब क्या है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है लेकिन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। वहीं पे अगर डेंसली लिंक्ड का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे से पास पास में है। तो जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कैन नॉट सेपरेट देम। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगी। दो गैमेट बनेंगे, 100 के 100 पेरेंटल बनेंगे। डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है, दो है, एक ये है एक ये है, ठीक है। उसमें क्या था, एक ये था एक ये था, सारे अलग अलग होंगे। अब जब इसमें अलग होंगे तो गैमेट या तो ऐसे बनेंगे ए बी और ए बी, मीन्स दो टाइप के गैमेट ही हमारे में देखने को मिलेंगे। अब जो है लूजली लिंक्ड, ये क्या था, लाइटली लिंक था, टाइटली आएगा यहाँ पे, टाइटली। ओके, ये था टाइटली लिंक्ड या फिर लाइटली, नहीं टाइटली आएगा, तो मैंने आपको लाइटली वाला समझा दिया। देखो टाइटली लिंक का मतलब क्या है, ऐसे ए है तो यहीं पे जो बी है। अब जो क्रॉसिंग ओवर होगी तो जो क्रॉसिंग ओवर है इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगी। अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगी तो जो नए जीन है वो बिल्कुल ए और बी जैसे बनेंगे और हमारे पास दो ही गैमेट बनेंगे और दोनों के दोनों जो है 100% पेरेंटल होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा जीनोन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे थोड़ा लूजली लिंक्ड लेकिन दूर दूर है। यहाँ पर भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे लेकिन अनइक्वल मिलेंगे। यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरा नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर जो है सेपरेट कर पा रही है। जो फिनोटाइपिक रेशो है 9:3:3 नहीं आएगा। जो फिनोटाइपिक रेशो है वो रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा आएगा। अब इसका मतलब क्या, वो आपको समझता हूँ। देखो हमें पता है हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। मान लीजिए ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ठीक है। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, जो हमारे पास गैमेट बनेंगे, तो एक चांस ये है ये एच इट इज बन जाए, ए के साथ जो है बी ही आए। एक चांस ये बनता है ए के साथ बी आ जाए, एक साथ बनता है ये ए के साथ बी आ जाए, और एक चांस बनता है बी के साथ बी आ जाए। ये 4 चांस बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों जो चांस बन रहे हैं वो इक्वल बने। मान लीजिए वो डिपेंड करता है कि दूर क्या पता वो ऐसे इस प्रकार ना हो। तो जो फिनोटाइपिक रेशो है रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा होता है। रिकॉम्बिनेंट मीन्स जो नई बनी है, नई इसमें नहीं बनने के बजाय जो पेरेंटल है वो जो है वो ज़्यादा होते हैं, रिकॉम्बिनेंट कम बनते हैं। अब जो मॉर्गन कंडक्टेड 2 हाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर जो है काम किया। 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने ली। कैसे, इन्होंने करेक्टर लिया बॉडी का कलर, आई का कलर और विंग का साइज़। बॉडी का कलर, आई का कलर और विंग का साइज़। जो डोमिनेंट है बॉडी का कलर वो है ब्राउन, आई का कलर है रेड और विंग का साइज़ है नॉर्मल, ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा छोटा नहीं है। वही रिसेसिव जो है येलो कलर, जो बॉडी का कलर वो रिसेसिव है। वाइट विंग जो है रिसेसिव है। जो मिनिएचर में छोटे पंख है जो वो रिसेसिव है। दोबारा देखो, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाई। जो उन्होंने लिए कैरेक्टर वो लिए बॉडी का कलर। जो बॉडी का कलर जो ब्राउन है वो है हमारा डोमिनेंट, जो येलो है वो हमारा रिसेसिव, आई कलर रेड जो है डोमिनेंट है, वाइट जो है रिसेसिव है। विंग का साइज जो नॉर्मल है वो हमारा डोमिनेंट है और जो छोटा है वो हमारा रिसेसिव है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है हमारा बॉडी कलर का जीन होता है, फिर आई का, फिर विंग का। क्या 3 जैसे हमारे एक्स क्रोमोसोम इन्होंने लिया तो इन्होंने क्या देखा, पहले जो है वो बॉडी का कलर, इसके फिर आई का कलर और विंग, ऐसे बॉडी का कलर, आई का कलर और फिर विंग। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फीमेल है वो रिसेसिव वाइल्ड ली और जो मेल है वो डोमिनेंट लिया। क्या, फीमेल है इन्होंने रिसेसिव ली,
जो मेल है उन्होंने डोमिनेंट लिया, इन्होंने पेरेंट लिया। अब देखो, जब उन्होंने बॉडी का कलर और जो आई कलर इन दोनों को देखा, मीन्स बॉडी का कलर कहाँ पे स्टार्टिंग में है और आई का कलर क्या स्टार्टिंग में है, मीन्स वो टाइटली लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और उनके बीच में डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो अलग अलग होने के चांसेस कम हैं, लिंकेज के चांसेस ज़्यादा है। तो वही बॉडी कलर और आई कलर पेरेंटल जो है 98.7 बने, यानी कि वो सेपरेट नहीं हो पाई। 98.7 गैमिट एज इट इज़ पेरेंट जैसे बने ऐसे बच्चे। अब कुछ तो अलग अलग हो भी सकते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट है वो बने सिर्फ 1.3%। बॉडी कलर जो आई कलर है बिल्कुल पास पास में है, पहले बॉडी कलर है फिर आई है फिर लिंक है। कि टाइटली लिंक्ड है, क्लोजर है, लेस डिस्टेंस है, टाइटली लिंक्ड है, लो रिकॉम्बिनेंट है। लो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन कम हुए हैं, नए करेक्टर देखने को कम मिले हैं ज़्यादातर पेरेंटल में। फिर उन्होंने देखा, इन्होंने लिया आई का कलर और विंग का साइज। जो आई का कलर है वो बीच में देखो, जो आई का कलर है और जो विंग साइज के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये लूजली लिंक्ड है, लिंक्ड तो है लेकिन लूजली लिंक्ड है। तो इस केस में जो पेरेंटल की है वो हमें मिला 62.8 और जो रिकॉम्बिनेंट है वो हमने मिला 37.2। बॉडी का कलर आगे था फिर आई का कलर था, दोनों बिल्कुल पास पास में थे, तो पेरेंटल हमें 98 मिल गया। लेकिन इस केस में आई कलर और विंग साइज जो है दूर दूर है, तो हमें पेरेंटल 62.8% मिल गया। तो यही था। एल्फ्रेड सटरवैंट अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन डिसाइड, जो स्टूडेंट था मॉर्गन का, मॉर्गन के स्टूडेंट ने ही डिज़ाइन कर दिया फर्स्ट लिंकेज मैप, जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप ऑन ड्रोसोफिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें मान लीजिए दे दिया कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बने, कितने परसेंट पेरेंटल बने, तो हम उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस ड्रोसोफिला के ऊपर वहाँ पर किस डिस्टेंस पर कौन सा जीन प्रेजेंट है। तो जो एल्फ्रेड सटरवैंट था वो मॉर्गन का स्टूडेंट था। उन्होंने दिया फर्स्ट लिंकेज मैप, फर्स्ट जीन मैप, फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप ऑन ड्रोसोफिला, मैप लोकेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड अ क्रोमोसोम। देखो, अगर जो फ्रीक्वेंसी आई है अगर वो 1% रिकॉम्बिनेंट होगी तो वो होगी 1 सेंटीमॉर्गन, हम उसको बोलेंगे 1 सेंटीमॉर्गन, या फिर मैप यूनिट, जिसको मैप यूनिट है सेंटीमॉर्गन, या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर सेंटीमॉर्गन जो यूकैरियोट्स के अंदर, और मैप यूनिट हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। मतलब क्या है, अगर वो दो जीन हैं वो जब अलग अलग हो रहे हैं और गैमेट बना रहे हैं, अगर वो उस दौरान अगर 1% रिकॉम्बिनेंट हमें देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे 1 सेंटीमॉर्गन या फिर 1 मैप यूनिट, प्रोकैरियोट्स में, सेंटीमॉर्गन यूकैरियोट्स में। वहीं पे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कितने बने है आउट ऑफ टोटल स्प्रिंग, टोटल ऑफ स्प्रिंग इनटू 100, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, जितनी अच्छी तरह क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी उतनी ही अच्छी तरह हमारी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई होगी। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। मतलब क्या है, मान लीजिए हमें दे दिया, देखता मैंने क्वेश्चन लिख रखे कैसे नहीं लिख रखे, नो आई हैवंट रिटन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो जस्ट वेट अ मिनट आई विल टेल यू। इसमें देखें, देखो मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ए, बी और सी प्रेजेंट है। जो ए बी की जो रिकॉम्बिनेंट की है फ्रीक्वेंसी वो है 2%, बी सी की है 4%, ए सी की है 8%। ठीक है, अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस बताना कौन आगे है कौन ज़्यादा है। ए बी के बीच के जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमॉर्गन हो जाएगी, इसकी 4 सेंटीमॉर्गन, इसकी 8 सेंटीमॉर्गन। अब देखो ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है, वो ए और सी के बीच में है, तो ए यहाँ पे आएगा और सी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ए और सी इन दोनों के बीच में है 8 सेंटीमॉर्गन। वहीं पे आप देखो बी और सी के बीच में 4 है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी और सी के बीच में 4 आ गया और ए और बी के बीच में 2 आ गया। तो इस टाइप से हम इसका जीन मैप बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक मेल है एक फीमेल है, दोनों ने बच्चा पैदा किया, तो वो बच्चा मेल पैदा हो गया फीमेल पैदा होगा।
उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चा पैदा होने से पहले हम कैसे पता लगाते हैं कि बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। तो ये दिया था हैंकिंग ने इन 1891 ऑन फ्यू इंसेक्ट। इन्होंने स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर काम किया था। तो उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने ये बताया कि 50% के अंदर तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और 50% स्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इन्होंने उसको बोल दिया एक्स बॉडी। लेटर वो जो है एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिला। दोबारा देखो हमने क्या देखा, जो हैंकिंग थी इन 1891 उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर काम किया। हैंकिंग ने 1891 में बहुत सारे साइंटिस्ट के ऊपर काम किया। उन्होंने उसके स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर काम किया। जब उन्होंने उसके स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर काम किया तो उन्होंने देखा कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस के अंदर पाने वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जो 50% स्पर्म के अंदर तो है लेकिन 50% स्पर्म के अंदर नहीं है। उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्स बॉडी, कि कोई एक्स है वो नहीं है। बाद में जब हमने खोज की तो वो पाया एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम किस प्रकार पाया, अगर हम मेल की बात करें तो फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स होती हैं और मेल के अंदर दोनों एक्स वाई होती हैं। दोनों एक्स वाई होते हैं। जब एक्स वाई जो सेग्रीगेट करते हैं तो एक्स और वाई गैमेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 50% के अंदर एक्स क्रोमोसोम आया है, 50% के अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं आया है। तो ये बात की थी हमारे हैंकिंग ने 1891 में। अब देखो जो क्रोमोसोम है हमारे पास, क्रोमोसोम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स भी हमारे क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे बॉडी का जनरल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं प्रोटीन इंजाइम्स बना के। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओलोसोम्स होते हैं, वो हमारे सेक्स को डिसाइड करते हैं कि हम मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे। तो देखो अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन के 3 टाइप के, मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी एंड हैप्लोडिप्लॉइडी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जूम करके पढ़ाता हूँ मेल हेट्रोगैमेटी। जस्ट कोई नहीं। आप देखो यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या है। हेट्रो मीन्स ज़्यादा, गैमेटी मीन्स गैमेट। अगर हम मेल की बात करें, अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो यहाँ पर मेल में क्या है, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स है। मेल के अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है, तो उसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगैमेटी। अगर इसके विपरीत तो फीमेल के अंदर अगर एक्स वाई होता, मेल के अंदर अगर एक्स एक्स होता, तो इस केस में हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो समझ में आया, जितने ज़्यादा मतलब जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो हेट्रोगैमेटी हम उसके बारे में बोलेंगे। तो अब बात है हमारी मेल हेट्रोगैमेटी की। मेल हेट्रोगैमेटी के एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमंस, ड्रोसोफिला एंड द ग्रास हॉपर। ह्यूमंस, ड्रोसोफिला एंड द ग्रास हॉपर। ह्यूमंस के बारे में आपको पता ही है, मेल के पास एक्स वाई होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। जो फीमेल के अंदर एक्स एक्स है तो उसके जितने भी फीमेल गैमेट बनेंगे उन सब के पास एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। वहीं पर जो मेल है उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। जब एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, तो कुछ गैमेट ऐसे बनेंगे, कुछ स्पर्म्स ऐसे बनेंगे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ ऐसे बनेंगे जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। अगर वो एक्स क्रोमोसोम मेल वाला एक्स क्रोमोसोम फीमेल वाले के साथ फ्यूजन करेगा तो लड़की पैदा होगी। वहीं पे अगर मेल वाला वाई फीमेल वाली एक्स के साथ करेगा तो लड़का पैदा होगा। तो लड़का लड़की पैदा होने के पास हमारे पास 50% चांस है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर जो फीमेल है, फीमेल के अंदर हमें देखने को मिलता है 2a प्लस एक्स एक्स, मीन्स दो हमारे पास ऑटोसोम और हमारे पास एक्स एक्स। वहीं पे जो हमारे पास मेल है, मेल के पास हमें देखने को मिलता है a प्लस एक्स वाई। वही मेल वाला जो हमारा ह्यूमन बींग वाला काम है। अगर हमारे पास ड्रोसोफिला में 2a मीन्स दो ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स देखने को मिलता है, जितने भी हमारे पास एक्स बने एग बनेंगे फीमेल के अंदर तो सारे जो है a प्लस एक्स गैमेट वाले बनेंगे। मीन्स 50, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर होता है 2a प्लस एक्स वाई, तो 50% a प्लस एक्स वाले, 50% a प्लस वाई वाले हमारे पास मिल हैं। तो टोटल नंबर
क्रोमोसोम इन बोथ सेक्स रेशो जो है 1:1 आएगा। दोनों के ही अंदर जो है 1:1 में वो जो है जा रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रास होपर की, तो ग्रास होपर होता है XXXO टाइप, मीन्स XXXO टाइप। वहाँ पे हम XY की बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करेंगे हम XO की। अब यहाँ पे XO की बात है क्या, देखो अगर हम ग्रास होपर फीमेल की बात करते हैं तो ग्रास होपर फीमेल के अंदर 2 ऑटोजोम की बात करें तो 2A प्लस XX क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जब हम इसके X बनेंगे तो सारे के सारे अंडे एक साथ एक से बनेंगे, जैसा हमारे मेल ह्यूमन के फीमेल ह्यूमन के अंदर और हमारे फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर हो रहा था। लेकिन अगर हम वही बात हमारे ग्रास होपर के बारे में फीमेल के बारे में कर रहे हैं तो वो भी एज इट इज ही होगा। अब हम आते हैं मेल के पास, जो हमारा ह्यूमन का मेल था या फिर ड्रोसोफिला का मेल था तो उसके पास XY क्रोमोसोम होते थे। तो जब गैमेट बनते थे तो गैमेट में X या Y जाता है। वहीं पे जो हमारा ग्रास होपर मेल है उसके साथ अलग है। जो ग्रास होपर मेल है उसके पास फीमेल ग्रास होपर से एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है। सही सुना, एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है। अगर ग्रास होपर के अंदर अगर ग्रास होपर के अंदर 2X क्रोमोसोम जाएंगे, मीन्स 2 सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे तो भी फीमेल पैदा होगी, फीमेल ग्रास होपर पैदा होगी। वहीं पे अगर सिर्फ एक एक्स जाएगा, एक जाएगा इनमें सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा तो उस केस में हमारे पास मेल पैदा होगा। तो 50% बनेंगे A+X वाले, 50% बनेंगे जिसके पास सिर्फ ऑटोजोम होंगे, कोई भी वहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, जिसके लिए मैं O लिखा है। तो हैव 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इन फीमेल बट सेक्स रेशो विल बी 1:1 में भी बराबर है। वहाँ पर जो था वाई आ गया, यहाँ पे जो है 0 हमने लिख दिया, एब्सेंट ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। तो देखो हमारे पास जो मेल हेट्रोगैमेटी है, मेल हेट्रोगैमेटी, तो इसके हमारे पास 3 एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहला जो है वो है ह्यूमन, जो नेक्स्ट है वो है ड्रोसोफिला, और जो नेक्स्ट है वो है ग्रास होपर। तीनों के केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। अब फीमेल हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या है कि मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे आइडेंटिकल है। वहीं पे जो फीमेल के अंदर दोनों दोनों सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है। ऐसा हमें देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, उल्लू के अंदर, फाउल के अंदर, आउल सॉरी फाउल उल्लू नहीं था, फाउल के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर। तो हमारे पास देखने को मिलती है फीमेल हेट्रोगैमेटी, लास्ट में लिखेंगे। देखो अगर हम बात करें बर्ड्स की, फाउल की या रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, फाउल की, रेप्टाइल की, तो उसके अंदर जो फीमेल है वो होती है ZW। अगर उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो ZW होगा तो फीमेल बनेंगी, अगर ZZ होगा तो मेल बनेगा। और सारा काम ऐसा का ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। तो इस अगर हम मेल की बात करें, ड्रोसोफिला की बात करें और हम ग्रास होपर की बात करें तो उस केस में बच्चे का सेक्स डिसाइड करने का जो हक है वो फादर के पास है, वो मेल के पास है। लेकिन अगर हम फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, फाउल की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें, इस केस में बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका डिसाइड करने का जो हक है वो फीमेल के पास है। तो देखो समझ में आ गया ऐसे कैसे होगा। अगर हम वही बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का केस बिल्कुल ग्रास हॉपर जैसा है। अगर बटरफ्लाई के पास ZA जीन होगा, क्या होगा ZA, मीन्स अगर बटरफ्लाई के पास जो है Z और 0 होगा, मीन्स Z0, वहाँ पे XO जो है वो हमारे पास मेल के पास था, तो यहाँ पे जो Z0 है वो फीमेल के पास है, जो ZZ है वो मेल के पास है। अगर मेल फीमेल के पास होता है 2 ऑटोसोम, एक जेड और एक क्रोमोसोम होता ही नहीं है। अगर हम ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है तो वो लड़का पैदा हो रहा है। लेकिन अगर हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं उसके पास अगर एक ही सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है तो वो लड़की पैदा हो रही है।
वही अगर मेल के अंदर 2a प्लस जेड जेड है, ओल्ड स्पर्म a प्लस जेड वाले बनेंगे, तो सेक्स रेशो 1:1 है, मेल के पास एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। तो जो फीमेल हेट्रोगैमिटी है, हेट्रोगैमिटी वो हमें देखने को मिलती है बर्ड्स के अंदर, फाउल के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बटरफ्लाई के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो बात है हैप्लोडिप्लॉइडी की। यहाँ पे तो सिर्फ हम एक क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हमारे बटरफ्लाई के अंदर आ गया तो फीमेल, तो वो मेल बन गया। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हमारे ग्रास हॉपर के पास आ गया तो फीमेल बन गई। तो ये तो बात कर रहे थे हम एक क्रोमोसोम की। अब हम बात करेंगे पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम की, हैप्लोडिप्लॉइड की। अगर हैप्लॉइड हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो देखो इसका एग्जांपल हमारे सिलेबस में हनी बी। हाँ, हनी बी, अगर हनी बी हमारी फीमेल है तो वो डिप्लॉइड है। जो हनी बी हमारी फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, लेकिन जो हनी बी हमारी मेल होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो मेल हनी बी इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड। तब देखो अगर वो डिप्लॉइड है तो वहाँ पर मियोसिस हुई और हमारे पास एग बने, तो फीमेल स्ट्रक्चर एग बना, वहाँ पर हमारा हैप्लॉइड आया n+16, n=16। वहीं पे अगर हम बात करें मेल की, मेल के पास पहले से ही हैप्लॉइड है, अगर हम उसके अंदर में भी मियोसिस करवा देंगे तो हाफ हो जाएगा। तो इन मेल हनी बी माइटोसिस अकर टू फॉर्म द गैमेट्स। तो माइटोसिस अकर टू फॉर्म द गैमेट्स। तो देखो जो मेल गैमेट है उसके पास जो है 16 क्रोमोसोम है, जो फीमेल गैमेट है उसके पास 16 क्रोमोसोम है। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो हमारे पास 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल पैदा होती है। ठीक है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी 16 आएंगे मेल से, 16 आएंगे फीमेल से, तो हर बार ही लड़की पैदा होगी। तो लड़का आएगा कैसे? अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, थिंक। मैंने बोला जो मेल है उसके पास 16 क्रोमोसोम है, जो फीमेल है उसके पास 32 है। जब मेल से मेल गैमेट बन रहा है तो माइटोसिस से बन रहा है, तो उसके पास भी 16 क्रोमोसोम आए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हैप्लॉइड में जाएगा गैमेट, मीन 16 गैमेट हमारे आगे। जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास जो जाइगोट बना उसके पास 32 क्रोमोसोम है, यानी कि वो तो फीमेल बनी। तो मेल बनता कैसे है? तो मेल की बात मैं आपको बताता हूँ मेल बनता कैसे है। तो अब इन 32 में जो फीमेल बनी है उसमें 2 केस बनेंगे। एक बनेगी क्वीन जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, एक बनेगी वर्कर बीस जो डिप्लॉइड तो होती है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो इसमें इस केस में सिर्फ क्वीन ही ऐसी है जो बच्चा पैदा करती है। अब हम बात करते हैं मेल कैसे पैदा होते हैं। इनकी सोसाइटी में मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा नहीं होती। हाँ, जितने भी मेल हनी बी है, मर्द हनी बी है, मर्द मधुमक्खी है, वो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा नहीं होते। तो वो पैदा होते कैसे हैं? वो ऐसे पैदा होते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो है गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया n=16 वाला। अब उसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है, मीन्स उस फीमेल गैमेट से डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन पैदा हो जाते हैं, मेल पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमने लिखा है ड्रोन डज नॉट हैव फादर। जो मेल मधुमक्खी है उनके बाप नहीं हो सकते। उनके बाप क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा ही नहीं लेते। जो ड्रोन है वो सिर्फ माँ से पैदा लेते हैं। तो मेल मधुमक्खी के बाप नहीं होते, मेल मधुमक्खी के बेटे नहीं होते, बेटे भी नहीं होते, लेकिन उनके नाना और धोते हो सकते हैं। कैसे? देखो ड्रोन डज नॉट हैव फादर, उनके बाप नहीं है। बाप क्यों नहीं है? क्योंकि वो माँ से पैदा हुए हैं। उनके बच्चे भी नहीं हो सकते, उनके बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि बेटे होने के लिए फर्टिलाइजेशन तो होनी ही नहीं है। लेकिन उनके पास नाना हो सकते। नाना क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो वो ड्रोन बना है जो उसकी माँ से बना है, तो उसकी माँ के तो बाप होंगे, तो उनके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं और उनके धोते भी हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। आप सब जानते हैं मेल के अंदर जो है एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। गैमेट बनेंगे स्पर्म्स 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई बनेंगे, 22 प्लस एक्स बनेंगे सिर्फ। जब जाइगोट बना, अगर 44 प्लस एक्स एक्स बना तो गर्ल, 44 प्लस एक्स वाई बना तो बॉय चाइल्ड होती हैं। तो जो जेनेटिक मेकअप है स्पर्म का या फिर मेल पार्टनर का, वो डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। तो हर प्रेगनेंसी में हमारे पास 50% ऐसा चांस है कि हमारे पास मेल, या फिर 50% है कि हमारे पास फीमेल पैदा हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है जेनिक बैलेंस थ्योरी, बाय ब्रीज ने दी थी ऑन ड्रोसोफिला। इसमें क्या दी था, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास 6a प्लस एक्स एक्स जो है वो फीमेल के लिए होता है, और 6a एक्स वाई जो है वो मेल के लिए होता है। तो जो x बाई ए है वो हमारे पास डिसाइड करता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन क्या होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, हाँ हाँ हाँ, तो x बाई ए, एक्स का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हमारे पास नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम क्या है, और ए है हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने जो है हमारे पास सेट आए क्रोमोसोम की। तो इसका मतलब मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो, अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर एक जो है एक्स आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास दो सेट है तो 1/2 जो है वो मेल के लिए होगा। वहीं फीमेल के अंदर दो एक्स आएंगे तो 2/, और दो ही होना चाहिए तो दो, तो वो मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 आएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर एक्स बाई ए जो है एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 होने चाहिए, और जो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो भी 2 होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो 2 से ज़्यादा आ गया, तो क्या है, वो फीमेल तो बनेगी क्योंकि उसके पास दोनों दोनों एक्स है, लेकिन उसके पास जो एक्स आई है, वो जो एक्स है, जो उसके पास जो एक्स आई है वो वाई से ज़्यादा है, मीन्स नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम आ गई है। तो उसको बोलेंगे हम सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल बनेगी, जो कि स्टेराइल होगी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वो फीमेल होगी, और सारे उसके पास फीमेल के करेक्टर होंगे। वही अगर x बाई ए जो है वो 1 आ गया, और मैंने आपको समझाया था x क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल के अंदर 2 होने चाहिए और 2 ही उसके पास सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, तो जो है नॉर्मल फीमेल बनती है, फर्टाइल बनती है, बच्चे पैदा कर सकती है। वही अगर हम बात करें x बाई ए जो है वो 1.5 से 1 से बीच में हो, यानी कि मान लीजिए एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर आना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्स आया, एक ही सेक्स क्रोमोसोम आया, तो हमारे पास इंटरसेक्स बनता है, मीन्स रूडिमेंट्री जो है, मतलब वो बायसेक्सुअल बनता है, उसके अंदर फीमेल के करेक्टर भी आते हैं और मेल के करेक्टर भी उसके अंदर आती हैं। रूडिमेंट्री कभी भी वो बाप नहीं बन सकता, कभी भी वो माँ नहीं बन सकती। वहीं पे अगर एक्स बाई ए जो है वो 0.55 एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर एक आना चाहिए था, 2 से, तो नॉर्मल मेल हमारा बनता है। ये 0.5 नहीं है, वो 0.5 और 1 के बीच का है, मीन्स एक्स की ज़्यादा तवज्जो है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्स बाई ए जो 0.5 से कम है, ज़्यादा आना चाहिए ना, अगर वो 0.5 से कम है, यानी कि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम से भी कम आया, तो वो सुपर फैटा मेल बनता है, जो कभी भी ज़्यादा आएगा, हाँ ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा। इसका मतलब क्या, जो एक्स बाई ए है वो 0.5 से कम है, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स के कंपेयर में ज़्यादा आया है। तो अगर वाई ज़्यादा आ गया तो उसके अंदर वाई के करेक्टर तो ज़्यादा आएंगे, तो वो सुपर मेटा मेल बनता है, जो स्टेराइल होता है, कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बार बॉडीज़ का। तो बोलते देखते हैं बार बॉडी होती क्या है। बार बॉडी सिंपली क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, जब उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं बार बॉडी। जैसे अगर हम नॉर्मल मेल की बात करें, नॉर्मल आदमी है तो उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो एक में से जब एक माइनस कर देंगे तो 0, तो नॉर्मल मेल के अंदर जो है वो 0 बार बॉडीज होती हैं। अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करें तो नॉर्मल फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ x-1 जब हम करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फीमेल आती है। तो जो नॉर्मल फीमेल है उसकी जो बार बॉडीज है वो 1 होती है।
अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में लड़की पैदा होती है, लेकिन वो लड़की जो है वो प्रॉपर लड़की नहीं होती, उसके अंदर पूरे के पूरे करेक्टर नहीं आती। मीन्स एक्स क्रोमोसोम की जो होता है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, सिर्फ उसके अंदर 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम आते हैं, जिसकी बार बॉडीज भी जीरो होती है, यानी कि नॉर्मल मेल टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल की बार बॉडी सेम। नेक्स्ट है काइन फिल्टर सिंड्रोम। काइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या है? नॉर्मल मेल फीमेल पैदा होती है 44 प्लस एक्स एक्स वाली। अब दो एक्स क्रोमोसोम के साथ एक वाई क्रोमोसोम भी आ जाता है, तो इसकी बार बॉडीज भी 1 आती हैं। वही जो जैकबोन सिंड्रोम है जिसमें हम सुपर मेल बोलते हैं, इसको हम सुपर फीमेल बोल सकते हैं कि 2 एक्स एक वाई है, इसमें जो वाई है वो ज़्यादा है, तो इसकी जो बार बॉडीज है वो 0 होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, हमारे पास कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेक्स लिमिटेड होते हैं, जो कैसे हैं, जो सेक्स इन्फ्लुएंस होते हैं। अब सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड और सेक्स इन्फ्लुएंस के का मतलब क्या है? सबसे पहला सेक्स लिंक्ड, सेक्स जीन्स और सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं, कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ मेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उन करैक्टर के लिए जो जीन है वो हम माने अगर जो वो फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है वो मेल के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ मेल के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, दिस मस्कुलाइन बॉडी बनना। अब जो उसके लिए जीन हम मान सकते हैं कि कुछ ऐसे करैक्टर जो सिर्फ मेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उसके जो जीन है वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वो एक्स के ऊपर नहीं है। तो जिस बच्चे के अंदर लड़का है लड़की, अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा तो ही उसके अंदर वो करैक्टर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कुछ जीन हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जो एक्स और वाई के ऊपर होते हैं, तो जो वाई है जो सिर्फ मेल के अंदर होता है तो वाई वाई करैक्टर सिर्फ मेल के अंदर दिखाने को मिलेंगे। अब होता है सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है? जीन और ऑटोसोम। जीन तो ऑटोसोम के ऊपर होती है, अगर ऑटोसोम के ऊपर है तो वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अपना फंक्शन होगी, लेकिन जो उसका लिमिटेड रोल है वो सिर्फ सेक्स के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है? दाढ़ी मूंछ का एग्जाम्पल इसके ऊपर अच्छा बैठेगा। जो हमारी दाढ़ी मूंछ आनी है या फिर बॉडी पे ज़्यादा हेयर आनी है, उसके लिए जो जीन है वो हमारे ऑटोजोम के ऊपर पाया जाता है। अगर ऑटोजोम के ऊपर पाया जाता है तो वो जीन मेल के अंदर भी जाएंगे, वो जीन फीमेल के अंदर भी जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मेल के अंदर ही जो है हमारा फंक्शनल हो पाता है, फीमेल के अंदर फंक्शनल नहीं होता। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे पास मेमरी ग्लैंड, जो मेमरी ग्लैंड है वो मेल के अंदर भी होते हैं, वो फीमेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो फीमेल के अंदर फंक्शनल होते हैं और जो मेल है उसके अंदर नॉन फंक्शनल होते हैं। तो वो सेक्स लिमिट मीन्स ऑटोजोम के ऊपर तो जीन है, लेकिन वो उसका जेंडर क्या, उसका सेक्स क्या, उसके बेसिस पे वो वहाँ पर अपने आप को शो कर पा रहा है। अब है सेक्स इन्फ्लुएंस। सेक्स इन्फ्लुएंस का मीन्स क्या है कि वो करेक्टर मेल के अंदर भी देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर भी देखने को मिलता है। वो करेक्टर एक्सप्रेस मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है। इसका सुटेबल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो बाल है, बाल आदमी के भी झड़ते हैं, औरत के भी झड़ते हैं, बाल दोनों के झड़ते हैं, लेकिन जो गंजापन है, जो बाल के गंजा होना है, वो हमें फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलता, मेल के अंदर देखने को मिलता है। तो वही जो है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट दोनों पे है, एक्सप्रेस दोनों पे हो रही है, लेकिन उसके ऊपर सेक्स का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, सेक्स का इफेक्ट पड़ रहा है कि उसको मेल को गंजा करना है, फीमेल को गंजा नहीं करना। अब ऐसा क्यों होता है? जो बोल्डनेस है मीन्स गंजापन है, उसके लिए हमारे पास 3 जीन होते हैं, बी जीन। अब जो बी है इसके पास 2 लीला, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, सॉरी कैपिटल बी अगर स्मॉल बी आएगा तो दोनों दोनों गंजे होंगे, ठीक है। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी मेल के अंदर आएगा तो बोल्डनेस आएगी, फीमेल के अंदर आएगा तो बोल्डनेस नहीं आएगी। मतलब अगर फीमेल के अंदर भी कैपिटल बी डोमिनेंट होमोजाइगस बनने लगे या फिर रिसेसिव होमोजाइगस बनने लगे तो फीमेल के अंदर भी हमें गंजापन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेल है उसके अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि डोमिनेंट हेट्रोजाइगस बनता है, फीमेल के अंदर भी डोमिनेंट हेट्रोजाइगस बनता है, जो मेल के अंदर बोल्डनेस दिखाता है, गंजापन दिखाता है, लेकिन फीमेल के अंदर गंजापन नहीं दिखाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में मिलेंगे म्यूटेशन के साथ, म्यूटेशन होता क्या है, एंड हम कुछ डिसीज पढ़ेंगे जो कि इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड होती है, जो हमारे पास
जन्मजात कंजेनिटल डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ ऑल दी वेरी बेस्ट।